हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक शानदार चैप्टर जहां से जो है एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल वाले सेक्शन में जो आपके 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 5 यूनिट्स पढ़ने हैं और आपका चैप्टर्स की अगर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखा जाए तो 7-8 चैप्टर पढ़ने हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। यहाँ से क्वेश्चंस की जो आपका लेवल है वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर माय डियर। अगर आप इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की हम लोग बात करें तो अब ये जो चैप्टर है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए माय डियर जाना जाता है। देखिए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, चैप्टर हैं जहाँ से बड़े क्वेश्चंस यानी कि 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इनमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं माय डियर ऑब्जेक्टिव की तुलना में। और वहीं आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस बात को आप पहले से आप भांपिए, पहले से आप एनालिसिस कीजिए, इस बात को समझिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा। मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फिक्स है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा इस चैप्टर से माय डियर। एक 5 मार्क का क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट करंट से आता ही आता है एग्जाम में, हर साल आता है और हर साल आते ही रहेगा माय डियर। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाती है वो बहुत कम आता है। कम मतलब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव का, नहीं, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, बस इतना ही आएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है। तो इस चैप्टर का जो प्रिपरेशन है आप बड़े क्वेश्चंस के व्यू से करेंगे या सब्जेक्टिव के व्यू से करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछा जाता है माय डियर। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये चैप्टर जो है आप जो है 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं माय डियर। ये चैप्टर इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी आप लोग पढ़ के आए हुए हैं उस 10th क्लास के अंदर माय डियर। तो आप सभी के लिए ये सारे चैप्टर्स आसान हैं, लेकिन जो है फिर भी हम जितना सिलेबस दिया गया है हर सिलेबस का सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ही आप सभी को बता दिया था माय डियर कि 15 लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर ख़त्म करेंगे, जिसमें से कि 10 लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे और 5 लेक्चर में मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और टारगेट है हमारा 10 डेज। तो 10 डेज में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ख़त्म करेंगे माय डियर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है माय डियर, इस चैप्टर में हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक आता है उस फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है माय डियर ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिकिस्ट थे। ओर्स्टेड उन्हीं के नाम पे है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं इसे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड ने क्या बताया है जो है यहाँ से, ये एक ऐसा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, जहाँ से दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। पहले दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, यहाँ से कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बता दो क्या किया था, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए जानना जरूरी है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं समझेंगे तब तक हम आगे माय डियर नहीं समझ पाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना ही होगा, पर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। चलिए चलते हैं, एक्सपेरिमेंट समझते हैं माय डियर। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि अगर ये तार है कोई, सुन लीजिए, अगर ये कोई तार है, ठीक है, ये तार है, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस तार के पास में एक मैग्नेटिक निडल ला करके रख दिया, एक चुंबकीय सुई। ये निडल है, मैग्नेटिक निडल, चुंबक का बना हुआ सुई है, इसे ला करके रख दिया और ये तार में बगल में रख दिया। तो बोला रख दिया तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था।
उन्होंने ऐसा देखा कि अगर एक तार है और तार के बगल में अगर एक मैग्नेटिक नीडल हम ला के रखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। बोला ये कौन सा एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा और उन्होंने बदलाव किया इसके अंदर। अब वो क्या करते हैं, अब वो बोलते हैं कि नहीं, हम क्या करते हैं, इस तार में करंट को फ्लो करवा देते हैं। अब जैसे ही माय डियर उन्होंने तार में करंट फ्लो करवाया, जैसे ही तार में करंट फ्लो करवाया माय डियर, वैसे ही वो क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल था उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गया था। मतलब वो हिलना शुरू कर दिया था, विक्षेप करना शुरू कर दिया था किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब मान लीजिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि भाई तार में जब करंट फ्लो होगा माय डियर, तब जो है ये जो डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर इस वाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाता है। उन्होंने ऐसा बताया। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्टिविटी की। क्या की कि उन्होंने तार में जो करंट फ्लो करवा रहे थे उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो जब डायरेक्शन चेंज कर दिया, मान लीजिए डायरेक्शन ऊपर की ओर था, अब अगर करंट का डायरेक्शन वो अगर नीचे कर देते हैं तो वो क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जो आपका मैग्नेटिक नीडल था वो क्लॉकवाइज जो मूव कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर गया है। यानी इधर के बजाय वो किधर की ओर डिफ्लेक्ट कर गया है, इधर की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट कर जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट में वो ये देखते हैं। वो एक और बात देखते हैं, वो एक और चीज़ क्या देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो करवा देते हैं और साथ में क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक नीडल को इसके पास लेकर के आते हैं। तो जैसे जैसे नज़दीक लेकर के आते हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है। मतलब अगर इतनी दूरी पे है तो मान लीजिए इससे 10 डिग्री अगर डिफ्लेक्ट किया, 10 डिग्री मुड़ा है, तो अगर इसके पास लेके आते हैं तो 20 डिग्री मुड़ जाता है, और पास लेके आते हैं तो 30 डिग्री मुड़ जाता है। मतलब जैसे जैसे इस नीडल को इसके पास वो लेके आते हैं वैसे वैसे इसमें डिफ्लेक्शन माय डियर होता चला जाता है। ये बात वो बोलते हैं। और चौथी बात क्या बोलते हैं, चौथी बात ये बोलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसको बस वहीं पे रखिए, उसको वहीं रखिए, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा था, करंट मान लीजिए पहले 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था, तो 10 एम्पियर फ्लो होने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन जो हुआ था वो 10 डिग्री डिफ्लेक्ट कर गया था। लेकिन जैसे ही वो करंट को बढ़ा करके 20 एम्पियर कर देते हैं तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन जो 10 डिग्री था अब वो 15 डिग्री हो गया है। मतलब ये होगा कि अगर करंट की वैल्यू वो बढ़ा दे रहे हैं, करंट का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से चार बातों को वो अपने एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे वो अपना कंक्लूजन देते हैं। ठीक है, क्या कंक्लूजन देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल है और मैग्नेटिक नीडल को सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही डिफ्लेक्ट किया जा सकता है माय डियर, इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो वो बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब फाइनली वो ये रिजल्ट निकालते हैं कि जब भी तार में करंट फ्लो होगा तो तार में करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों ओर, तार के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है और जिस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक नीडल क्या था, मूव कर रहा था। बिना किसी फोर्स के कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, लॉज ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं न्यूटन का। तो ये इसमें डिफ्लेक्शन कब हुआ होगा, जब इसमें फोर्स लगा होगा। फोर्स कौन लगाएगा, बोला जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो लगाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, बोला मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। तो ये सारी बातें ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुल मिला के कही थी। तो हम इन बातों को क्या करते हैं माय डियर, जस्ट लिख लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। हेडिंग बना लिए होंगे आप कॉपी में, चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेंगे। Oersted shows that when a
magnetic needle, when a magnetic needle is placed near the current carrying wire, then there is deflection in needle in one direction. हिंदी में लिख लेंगे, जब किसी धारावाही चालक तार, जब किसी धारावाही चालक तार के नज़दीक चुंबकीय सुई को रखा जाता है, तब उसमें किसी एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप उत्पन्न होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, when the direction of current is changes, then the direction of deflection, of needle is also changes मतलब कैसा, बोला अपोजिट हो जाएगा पहले के, अपोजिट टू प्रीवियस, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाता है। तो मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके इसे लिख लेंगे, फिर मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ माय डियर। इसका हिंदी लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट का हिंदी, जब तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है, तब सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। बदलने का क्या मतलब है, पहले की विपरीत दिशा में हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, when the magnitude of current is increases, then the deflection in the needle is also increases. जब तार में धारा के परिमाण का मान बढ़ाया जाता है, तब सुई में विक्षेप भी बढ़ जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख लेंगे माय डियर। अब इन सब का कंक्लूजन लिख लेंगे। वीडियो रोक लीजिएगा आराम से माय डियर और लिख लीजिएगा।
नोट्स बनाना जरूरी है, आप सभी के लिए नोट्स बनाना जरूरी है माय डियर, उसके बिना काम नहीं होने वाला। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट करके आप सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लें और पास कर जाएं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं माय डियर। नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है? लिखेंगे, बाद में इंग्लिश में लिखा देता हूं। जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल आरोपित करता है। इंग्लिश में लिख लेंगे, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये माय डियर, व्हेन current is flowing in the wire, then the magnetic field is produces around the wire which created magnetic force and apply on the needle। तार में जब भी धारा बहेगी माय डियर, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करेगा, और वही मैग्नेटिक फोर्स उस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर लगेगा, जिसके कारण वो मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट करती है। तो बस पूरा कहानी का अगर एक लाइन में सीधा सीधी जवाब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन में बताइए क्या है, एक लाइन में ये है कि अगर वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बात खत्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसे लिख लीजिएगा माय डियर, ठीक है? मिटा दे रहा हूं अब। दो तीन दिन से माय डियर हेल्थ इशू चल रहा है, फिर भी कोशिश जारी है कि 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। वीडियो किसी तरीके से भी वीडियो शूट किया जाए और अपलोड किया जाए, ताकि आप सभी पढ़ सकें, आप सभी का एग्ज़ाम में रिजल्ट बढ़िया आ सके माय डियर। चलिए नेक्स्ट नोट है, नोट लिख लेंगे। इम्पोर्टेंट है नोट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, स्टैटिक चार्जेज produces only electric field। स्थिर आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, करंट कैरिंग वायर produces only magnetic field। धारावाही चालक तार केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। माय डियर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए लिखा रहा हूँ मैं। ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कीजिए अपनी कॉपी में। एंड थर्ड नंबर, आइसोलेटेड मूविंग चार्ज produces both electric and magnetic field। both electric and magnetic field। पृथक्कृत गतिशील आवेश पृथक्कृत गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जिन बच्चों को अगर नहीं दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, पृथक्कृत गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आवेश जिसे आइसोलेटेड कर दिया गया हो, मतलब एक चार्ज का दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट न हो। आइसोलेशन का मतलब आप सुन रहे होंगे, आजकल कोरोना के दौर में आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सुने होंगे हर कोई, मतलब अलग कर देना। तो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज का मतलब एक चार्ज, ऐसा चार्ज जिसका दूसरे चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट न हो, अगर मोशन में है माय डियर, तो वो दोनों फील्ड जनरेट करता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टैटिक में भी होगा और मोशन में भी चल रहा है। तो मोशन में होगा तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन भी है, तो स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इसका मतलब अगर आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्रिएट होगा, दोनों ही उत्पन्न होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से, लिख लेंगे। वीडियो रोक करके नोट्स ज़रूर बनाइए। हर लेक्चर में बोलता हूँ, और हर लेक्चर में मुझे लगता है माय डियर 10 बार बोलता हूँ मैं ये बात, कि वीडियो रोकिए, लिखिए, 15-20 मिनट ज़्यादा समय आपका लग जाए दीजिए, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके माय डियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में माय डियर हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बताइए। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टेड ने बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है। ऑरस्टेड ने बताया कि तार में करंट में फ्लो होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा था नीडल में। इसका मतलब दूसरा नया नाम हमको सुनने को मिला मैग्नेटिक फोर्स का। एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक हो गया मैग्नेटिक फोर्स माय डियर। यानी यही दो टॉपिक आपको इस चैप्टर में मेनली पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं, पर वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स आएगा ही आएगा माय डियर। यानी जितने भी टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, सब में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी कि मेनली रूप से दो टॉपिक पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स माय डियर। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सब किसी को पता है, फील्ड का मतलब माय डियर क्षेत्र होता है। हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि आपका इफेक्ट जहाँ तक है वो आपका क्षेत्र है। आपका क्षेत्र के बाहर आपका इफेक्ट मतलब खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है।
यानी कि एक MP MLA है माय डियर, उसका उसी एरिया में इफेक्ट है, वो वहीं पे अपना जो है धाक जमा सकता है, दूसरे जगह जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भले आप इंसानियत रूप से उसकी वैल्यू हो सकती है, पर जो है आग जिस पोजीशन पे है उस हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं है माय डियर। किसी भी चीज़ फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर यहाँ का DM है एक डिस्ट्रिक्ट का, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के वर्क को नहीं देख सकता, वहाँ क्या हो रहा है वो एक्शन नहीं ले सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर जिस इंसान का भी, जिस भी बॉडी का, इंसान छोड़िए, किसी भी बॉडी का जितना दूर में इफेक्ट होगा वो उसका क्षेत्र कहलाएगा। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं माय डियर, इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट जितना दूर में है, अगर किसी कमरे में, जिस कमरे में मैं अभी हूँ, यहाँ पे अगर चार्ज है तो चार्ज का अगर इफेक्ट पूरे कमरे में है तो पूरा कमरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर सेम बात, अगर हम लोग का ये बोर्ड जो है ये एक मैग्नेट है, बोर्ड क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है, अगर इसका प्रभाव जो है पूरे कमरे में हो तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा माय डियर। बहुत आसान बात है कि जिस डेफिनेशन लिख लेंगे, द स्पेस अराउंड द magnet where its effect can be shown is called as magnetic field। ठीक है, हिंदी लिख दूं इसका, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। माय डियर, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे माय डियर। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, आप आराम से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माने कैसा राशि, बोला सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, बोला सर सदिश राशि है। इसको किससे दिखाया जाता है, बोला बी से। चुंबकीय क्षेत्र को किससे दिखाएंगे, बड़ा वाला बी, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है माय डियर। लिख लेंगे वीडियो रोक के माय डियर। बोला अब क्या सर, अब ये कि चुंबकीय क्षेत्र का SI यूनिट क्या होता है, लिखेंगे SI यूनिट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है माय डियर, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, बोला टेस्ला होता है। टेस्ला बोलते किसको हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही क्या नाम दिया गया है माय डियर, टेस्ला नाम दिया गया है, इसी को बोलते हैं टेस्ला। तो अगर इसका आपको डायमेंशन बनाना हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होगा, तो डायमेंशन हैं हम, मुझे याद है, आप मैं लिख सकता हूं, पर आपको थोड़ा सा ये है कि अगर 100 क्वांटिटी है माय डियर, तो हर क्वांटिटी का डायमेंशन याद करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर फॉर्मूला पता है आपको
यूनिट पता है तो यूनिट से डायमेंशन निकालने आपको आना चाहिए माय डियर। बस यूनिट याद होगा, यूनिट तो ऐसे याद होता ही है नॉर्मली, तो यूनिट अगर याद है तो हम डायमेंशन भी तुरंत बता देंगे। तो अगर इसका डायमेंशन मैं बताने चलूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होगा, बीमा कितना होगा, बीमा, तो बोला सर न्यूटन तो फोर्स का होता है, बल का, तो बल का बीमा फोर्स का डायमेंशन ml/t के पावर -2 होता है। बोला बिल्कुल सर होता है। एम्पियर यानी कि करंट, बोला करंट का बीमा एम्पियर ही यही होता है। मीटर के लिए बीमा में क्या लिखते हैं, बोला L लिखते हैं सर, बिल्कुल। ये ऊपर में L है, नीचे में L है, L से L कैंसिल हो जाएगा, A प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये m/t का पावर -2 और A ऊपर गया है तो -1। ये रहा बीमा आ गया माय डियर, ठीक है। m वैसे रह गया, t का पावर -2 वैसे रह गया, और A प्लस था ऊपर गया तो माइनस हो गया, और इस L से L तो कट गया है तो L की बात ही नहीं होगी। लिख लेंगे ये डायमेंशन और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, जो एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माय डियर आता ही रहता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा, एग्जाम में आता है माय डियर। ये वीडियो रोकिए और लिखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना जरूरी है माय डियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं माय डियर लॉज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए कुछ लॉ हैं। 2 लॉ मेनली हम लोग पढ़ेंगे। लॉ तो कई सारे हैं लेकिन 2 लॉ हम लोग पढ़ के चलेंगे, ठीक। इससे हमारा काम हो जाएगा। 2 क्या माय डियर, फिजिक्स में जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक ही लॉ हमारे लिए सफिशियंट है। एक लॉ पता है, हमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी 2 लॉ हम लोग लिख लेंगे। पहला नंबर लॉ लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम। कौन से नियम है आप लिख लेंगे, हिंदी में बोल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम। पहला नंबर नियम है राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम माय डियर, लिख लेंगे राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या कहता है नियम, देखिए जो हैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, लिखा जाएगा लॉ में, वही हैंड आपको इस्तेमाल करना है। अगर राइट हैंड लिखा है तो राइट हैंड, बच्चा गलती करता है, बस ये नहीं देखता है कि राइट लिखा है कि लेफ्ट करता है, जो जी में आए वो हैंड उठा देता है। बोला नहीं, ऐसा कीजिएगा तो आप हमेशा गलत कीजिएगा। राइट हैंड थंब रूल का मतलब राइट हैंड इस्तेमाल करना है। और किसके बारे में बोलेगा, बोला थंब के बारे में, अंगूठा की कहानी कह रहा है। बोला ये क्या कहता है जरा समझ लेंगे। कहता है कि अगर किसी तार में धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की दिशा में आप अपना अंगूठा रखिए। अंगूठा कहाँ रखना है, बोला करंट की दिशा में रखना है। ये देखिए जो ढक्कन है, इस मार्कर का जो ढक्कन है, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। तो हमने क्या कर लिया, ऐसे हैंड कर लिया और करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा कर लिया। हमारा अंगूठा क्या हो गया, करंट इधर क्यों जा रहा था, ये रहा करंट इधर, हमारा अंगूठा भी क्या हो गया इधर। तो ऐसा करना है और हमको देखना है कि बाकी की जो हमारी उंगलियां हैं वो किधर की ओर मुड़ेंगी, बाकी किधर मुड़ेंगी। तो बोला सर करे अंगूठा हमारा ऊपर है और बाकी उंगली किधर मुड़ रहा है, सर ऐसे मुड़ रहा है, इधर की ओर मुड़ रहा है, यानी इधर मुड़ रहा है, यानी ऐसे कर हमारा हाथ मुड़ रहा है। अब जरा इसको हवा में तो ड्रॉ नहीं करना है, हमें तो यहाँ दिखाना है। तो इसी बात को जरा हम हाथ घुमा रहे हैं, देखिए हाथ घुमा रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, ये देखिए ये कैसा वाइज दिख रहा है माय डियर, आपको कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। बोला सर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है।
यानी इसके चारों ओर अगर हम हाथ घुमाते हैं, हाथ घुमा रहे हैं जिधर की ओर हमारा हाथ घूम रहा है वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आया बात समझ में? आपको करना क्या है, करंट के डायरेक्शन में, मान लीजिए ये ढक्कन करंट का डायरेक्शन है तो करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखिए, अंगूठा रख दिया, बाकी उंगली मोड़िए। तो बाकी चारों उंगली अगर हम मोड़ेंगे तो किधर मुड़ेगा माय डियर, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा बाकी उंगली, तो इधर आएगा। यानी ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये वाला हमारा डायरेक्शन है। ये वाला डायरेक्शन को ऐसे कहाँ मोड़ेंगे माय डियर, ये देखिए कहाँ ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, ऐसा ड्रॉ करें। देखिए हाथ हमारा अभी भी वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है, ये रहा ऐसे। तो ये कौन सा वाइज हो गया माय डियर, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ कर देंगे, वहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है। एग्जाम्पल हो गया। बोला सर अगर इसका उल्टा लेते तो, करंट का डायरेक्शन अगर नीचे होता तो, बोला कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा ढक्कन, हाथ कहाँ रख लेंगे, बोला नीचे, अंगूठा कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो अंगूठा नीचे होगा तो बाकी उंगली कहाँ मुड़ेंगी, सर बाकी उंगली ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। तो ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे 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 ऐसे। ये रहा माय डियर, ये देखिए ये कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो बोला इसके चारों ओर सर्कल ड्रॉ कीजिए और डायरेक्शन कैसा बना दीजिए, क्लॉकवाइज बना दीजिए। हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये क्या बोलता है उसे मैं लिख भी देता हूं। इफ thumb of right hand represent the direction of current, then other fingers turn in those direction represent the direction of magnetic field. इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेंगे माय डियर, राइट हैंड थंब रूल। हिंदी में मैं ऊपर लिख देता हूं। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता हो तथा अन्य उंगलियां दर्शाता हो, तब अन्य उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। लिख लेंगे माय डियर, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स लिख लेंगे। इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में ऊपर लिख दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर अपने नेक्स्ट लॉ की ओर, सेकेंड लॉ। इसका यूज जो है हम लोग न के बराबर करते हैं। मैंने आपको बोला कि सिर्फ 2 लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा बहुत आसानी से माय डियर। लेकिन उस 2 में भी एक जो लॉ हमारा सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, 99% जगह मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग वैसी का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा ये सारे चीजें। नेक्स्ट माय डियर, सेकेंड नंबर लिखेंगे लॉ,
राइट हैंड पाम रूल। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम माय डियर। हथेली, बहुत बच्चों को हथेली नहीं पता होगा। हैंड मतलब ये पूरा का पूरा हैंड, हथेली मतलब ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये हथेली है। इसके बारे में बात करते हैं। ये लॉ इसकी बात करता है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्या कहता है जरा सुनेंगे। मैं पहले स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं, आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं माय डियर। पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे। इफ thumb of right hand represent the direction of current and other all finger represent the direction of point where magnetic field is to be find out then at this stage the palm represent the direction of magnetic field at that point। इंग्लिश मीडियम के बच्चे मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रुक के लिख लीजिए माय डियर वीडियो। ठीक है, रुक के लिख लीजिएगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब हिंदी में लिखता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ क्या कह रहा है। चूँकि इसे एग्जाम्पल देख के समझाएंगे, वो एग्जाम्पल आपको कॉपी में नोट करना होगा। फिर मैं एग्जाम्पल लिखूँगा, मिटाऊँगा, फिर दोबारा लिखूँगा, कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा। चलिए पहले हिंदी वाले लिख लेंगे। अब यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा को तथा अन्य उंगलियां उस बिंदु की ओर हों जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब इस स्थिति में हथेली क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे। अब जरा इस बात को समझते हैं कि क्या लिखा दिया आपने राइट हैंड पाम रूल, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है।
मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए माय डियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रूल है तो राइट हैंड पाम रूल ही है माय डियर। इसी से हम लोग हर जगह एक तरह से आप कह सकते हैं मैक्सिमम जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सिर्फ इसी लॉ की सहायता से निकालेंगे माय डियर। तो चलिए अब इसे सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। बस मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा और आप आसानी से सीख जाएंगे। बोला क्या करना है सर, पहले एक तार लीजिए और तार में धारा बहा दीजिए, करंट फ्लो करवा दीजिए। बोला बिल्कुल करा दिया हमने। क्या कहता है कि इस नियम के हिसाब से आपको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना होता है। आप एक बात जानिए माय डियर, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर हम निकालते हैं माय डियर। तो किसी जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तार में करंट फ्लो हो रहा है, तो तार में करंट फ्लो होने की वजह से हम जानते हैं कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताएंगे कि कितना होगा। तो चलिए हम पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया हमने वो पॉइंट ये रहा पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो नियम क्या कहता है, इतना सिंपलेस्ट नियम है कि कहा नहीं जा सकता माय डियर। अच्छा, इस नियम से पहले बताने से पहले आप नोट में अपनी कॉपी में ये बातें लिख लेंगे। फर्स्ट बात हो गया ये कि अगर ऐसा बना हुआ है, क्रॉस बना के घेर दिया है, इसका मतलब होता है इनवर्ड। परपेंडिकुलर ही इनवर्ड होता है, परपेंडिकुलर आप अपने आप समझ सकते हैं, और ये होता है आउटवर्ड। नोट में आप इसको अपनी कॉपी में नोट लिख लेंगे माय डियर। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, परपेंडिकुलर लंबवत होगा अंदर की ओर, और डॉट मने बाहर, बाहर भी कैसा, परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है अंदर को और डॉट रिप्रेजेंट करता है बाहर के लिए। चलिए बात करते हैं क्या करना है माय डियर। देखिए ये नियम कहता है कि आपको दाहिने हाथ का जो अंगूठा है, राइट हैंड का जो थंब है, थंब वो कहाँ रखना है, बोला धारा की दिशा में रखना है। बोला रख दिया, लेकिन बाकी उंगली कहाँ रखनी है, जो बाकी उंगली कहाँ रखनी है, उस बिंदु की ओर रखनी है जिस बिंदु पे हमें निकालना है। तो बोला सर कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। तो हमारा अंगूठा सबसे पहले कहाँ होगा, बोला करंट की डायरेक्शन, करंट कहाँ है, ऊपर, बोला ऊपर कर दिया। बाकी उंगली कहाँ होनी चाहिए, बाकी उंगली होनी चाहिए इस पॉइंट की ओर जिस पॉइंट पे निकालना है। ध्यान रखिएगा, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, बाकी 4 उंगली पॉइंट के डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट। अगर आप माय डियर सिर्फ करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दिए और बाकी उंगली के बारे में आपने सोचा ही नहीं, तो आप जिंदगी में कभी भी डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे माय डियर मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको करना क्या है। जस्ट आपको अंगूठा क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है, बाकी उंगली कहां रखनी है, उस पॉइंट की ओर। पहले पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, बोला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया पी, तो पी की ओर क्या कर लेंगे, बाकी उंगली रख देंगे। अंगूठा यहां रहा, बाकी उंगली इधर रहा, बोला पाम किधर है। तब ऐसी स्थिति में जो हथेली होगी, जो पाम होगा, वो पाम चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बोला कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड माय डियर। तो अगर हमारा अंगूठा इधर की ओर है और बाकी उंगली इधर की ओर है, तो पाम कहाँ है, सर हथेली जो है, ये मेरा हथेली कहाँ है, अंदर की ओर है। हथेली कहाँ है, बोला अंदर की ओर, यानी यहाँ पे वो हथेली ही क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बोला अंदर की ओर हथेली है सर, यहाँ पे हमारा हथेली कहाँ है, अंदर की ओर। तो अंदर को सर यहाँ बताया इनवर्ड, अंदर को कौन रिप्रेजेंट करता है, बोला क्रॉस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक क्रॉस बना करके ऐसे घेर देंगे और इसी के बगल में लिख देंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी वेक्टर। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब कहाँ होगा, अंदर की ओर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहाँ, बोला अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बना लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में माय डियर। अब जो है एक और एग्जाम्पल लेके बता दूं आपको, ये रहा, बोला करंट इधर फ्लो हो रहा है,
करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। अब की बार पॉइंट को हमने इधर सेलेक्ट कर लिया, बोला ये पी पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है माय डियर, बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखिए। तो बोला रख देंगे। तो बोला ऐसे रखेंगे तो होगा क्या, बोला नहीं होगा। काहे कि जब आप रखेंगे इधर की ओर अंगूठा तो बाकी उंगली तो आपकी इधर ना जाएगी, लेकिन आपको वहीं तो ध्यान रखना है बाकी उंगली कहाँ माय डियर, बाकी उंगली पॉइंट की ओर। तो सर पॉइंट तो हमारा इधर है, इसका मतलब बाकी उंगली हमारी इस पॉइंट की ओर होनी चाहिए और अंगूठा हमारा कहाँ होना चाहिए, बोला सर करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में हमारा अंगूठा, बाकी उंगली कहाँ, पॉइंट की ओर। तब हथेली, ये वाला हथेली कहाँ है माय डियर, हथेली कहाँ है, बाहर की ओर। हथेली कहाँ है, बाहर की ओर। और बाहर कौन रिप्रेजेंट करता है, बोला डॉट रिप्रेजेंट करता है माय डियर। तो बस यहाँ पे क्या करना है, डॉट बना करके गोल घेर दीजिए और बी लिख करके वेक्टर लगा दीजिए। हम समझ जाएंगे कि पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन कहाँ, बाहर की ओर। ये क्रॉस बना है अंदर की ओर, ये डॉट बना है बाहर की ओर। बहुत सिंपल माय डियर है, बहुत ही सिंपल, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। और आज के लिए माय डियर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने जाना ओरस्टेड ने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका यूनिट डायमेंशन क्या होता है, और कुछ लॉज पढ़े मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिक बातें थी माय डियर। अब यहाँ से बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आज हमने जो पढ़ा उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता हो, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। पर अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हुए माय डियर पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे माय डियर। तो ये पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है पूरे लेक्चर को समझने के लिए। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकंड लेक्चर हमारा हमने जो बढ़ाया वो बोला कि पूरे चैप्टर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था सेकंड लेक्चर, और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन था, बोला किरचॉफ्स लॉ था। उसी तरह से आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आज जो हमने जाना पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।